वेलकम स्टूडेंट्स। नया वीडियो और नए वीडियो में हम आज बात करेंगे डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर की, जो कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। नया चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है, जल्दी से देखिए। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज़ हैं। 4 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। और 5D और 6D सीरीज़ में लेंथेनम, 5D सीरीज़ में लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हमने सेपरेटली प्लेस कर रखा है, जिसको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। और इसी तरीके से 6D सीरीज़ में हमने एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटली प्लेस कर रखा है, जिनको हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वो एक्चुअली ए ब्लॉक प्लेसमेंट है, ए ब्लॉक का प्लेसमेंट दे रखा है। और ए ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ ब्रीफली समझाया हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है। अगर डी और ए ब्लॉक चैप्टर को समझना है तो हमको कुछ नहीं समझना, हमको केवल ये समझना है। ये अगर दिमाग में घुस गया तो हमको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मतलब सारा आपको अटेंशन जो देना है, सारा जो मेन कंसंट्रेशन करना है, वो सारा इसी पर करना है। ये चीज़ हमको ढंग से समझ लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं 3D सीरीज से, और 3D सीरीज को ही हमको यहाँ पर समझना है, उसी का बेस लेकर के सारे एग्जाम्पल्स को, सारी प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो 3D सीरीज हमारी शुरू होती है कहाँ से, स्कैंडियम 21 से और जिंक 30 तक। आज हम केवल इसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो आगे की चीज़ें हमको बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आएंगी। हम बात करते हैं स्कैंडियम से, स्कैंडियम 21। पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 3p के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s के बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आर्गन होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8। यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, AR18 या AR लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा तो जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो पता पड़ जाएगा कि हमको मेन किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक। तो स्कैंडियम में कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, AR3D1 4s2, ठीक। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, AR3D2 4s2, और वेनेडियम 23, AR3D3 4s2, क्रोमियम 24, AR3D4 4s2। ओ ये एक्चुअली कंटिन्यूसली यही होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट होता क्या है यहाँ, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये 3D4 4s2 ना होकर के 3D5 4s1 हो जाता है। क्यों हो जाता है, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्रोमियम के बाद मैग्नीज 25, AR। अब आपके दिमाग में कहानी यहीं पर रुकी हुई होगी, यार ये सर ने इसके क्यों कर दिया, छोड़ दीजिए, बताया क्यों। अभी बता रहे हैं, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। मैग्नीज के बाद Fe26, AR3D6 4s2, Fe के बाद कोबाल्ट 27, AR3D7 4s2, कोबाल्ट के बाद निकेल 28, AR3D8 4s2, निकेल के बाद कॉपर 29, AR3D9 4s2। फिर वही बात, फिर वही दिक्कत, वो दिक्कत क्या होना, तो यही चाहिए, बट होता क्या है 3D10 4s1। अभी फिर वही बात, सर फिर छोड़ दे रहे हो, बस
2 मिनट में अभी हम उसी पर लौट के आते हैं। यहाँ पर AR 3D10 4S2। बात देखिए, बात समझनी है, ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है और यही चीज़ हमको आज पूरी समझनी है कि इसमें दिक्कत क्या है और क्या काम करेंगे। यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टी जो प्रोपोगेट करेगी वो इसी से समझ में आएगी। और यहाँ पर 2 चीज़ हमने अभी देखी है जो एक्सेप्शन है, एक तो है मिस्टर क्रोमियम और एक है मिस्टर कॉपर। ये दोनों ही एक्सेप्शन है, इस पर स्टार बना हुआ है। क्यों एक्सेप्शन है? एक्चुअली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए AR 3D4 4S2, ये होना चाहिए। एक्चुअली 3D, ये 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और 4S आउटर है, और 4S में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3D कॉपर का जो 3D ऑर्बिटल है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 5 ऑर्बिट्स, यानी 5 घर हैं इसके पास, जिसमें 4 में से किराएदार हैं, ठीक है। 5 घर हैं जिनमें 4 में से टेनेंट रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं, 5वां घर खाली है, ठीक। लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है? यार मेरे पास एक घर खाली पड़ा है, लेकिन सामने वाला जो है उसके पास एक ही कमरे में 2 लोग रह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है यार? ऐसा करते हैं कि मैं उसको लालच देता हूँ कि भाई मेरे यहाँ तू शिफ्ट हो जा, मैं तेरे को कम एनर्जी में दे दूंगा। तो वो क्या करता है, एक्चुअली इसको अपने टेनेंट पूरे करने, टेनेंट पूरे करने का मतलब है इसको अपने ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेने। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टेंशन फ्री हो जाएगा। टेंशन फ्री का मतलब है ये हाफ फिल्ड स्टेट आ जाएगी। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो किसी भी अदर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्रोमियम भाई साहब का जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या करता है? चालाकी, वो कहता भैया मेरे पास एनर्जी कम है, मेरे पास किराया कम है, मेरे पास आ जा। तो भाई साहब ये एस के कहाँ पहुँच जाते हैं? ये यहाँ से एकदम जंप ओवर करके, स्विच ओवर करके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब 3D4 4S2 की जगह क्या हो जाता है? 3D5 4S1 हो जाता है, जिससे हमारा जो ये 3D ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाता है? हाफ फिल्ड हो जाता है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो एनी अदर ऑर्बिटल से, किसी भी अदर ऑर्बिटल की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा किस में हो रहा है? केवल क्रोमियम में हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है? कॉपर। सेकेंड क्या है? कॉपर है। तो कॉपर का भी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए? यहाँ से AR 3D10 3D9 4S2 3D9 4S2 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो 3D9 4S2 है, अब यहाँ पर भी वही कहानी है जो क्रोमियम के साथ हाफ फील्ड में थी। अब यहाँ पर ये 3D जो है ये 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4S में यहाँ पर 2 पेयर। ये 3D में कितने हो गए? 9 और 4S में क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक। अब वही कहानी जो यहाँ क्रोमियम के साथ थी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की, वो कॉपर के साथ क्या है? वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कॉपर में जो ये एक d ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो उस अनपेयर्ड को क्या कर देगा? वो करना चाहेगा कि भाई मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाए। अब मेरा अनपेयर्ड पेयर्ड कैसे होगा? उसको क्या दिख रहा है? उसको भी क्या दिख रहा है कि सामने वाले जो 4s ऑर्बिटल है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं वहां से अट्रैक्ट कर लेता हूं तो मेरा फुलफिल्ड हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपनी एनर्जी लो करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच करके आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है? 3D10 और यहाँ क्या रहता है? 4S1, ठीक है। अब ये फुलफिल्ड स्ट्रक्चर हो गई कि नहीं हो गई? क्रोमियम में हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर है और कॉपर में फुल फिल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4S1 और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4S1 होता है। ये बातें हमको याद रखनी है और ये एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन आता है व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम
इज 3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2। यानी 3d4 4s2 के स्पेस पे के प्लेस पर जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 क्यों है। सिमिलर क्वेश्चन ज्वाइन विद कॉपर। मतलब क्या, व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 3d10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d9 4s2। यानी 3d9 4s2 के प्लेस पर कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 4s1 क्यों है। ये दोनों ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, ये एक्सेप्शन अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। अब बात ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये क्या यहाँ से चैप्टर प्रोपोगेट करेंगे, ये चैप्टर कैसे समझाएंगे, एक्चुअली क्या है। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस ऑर्बिट में हो रही है, इन विच ऑर्बिट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट ऑर्बिट कौन सी है, इनमें अगर लास्ट ऑर्बिट आप देखो तो इनमें लास्ट ऑर्बिट है 4s। ठीक है, सब में लास्ट ऑर्बिट कौन सी है 4s। लेकिन आप देखो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4s में अगर आप कंसीडर करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2। मतलब लास्ट ऑर्बिट 4s है और 4s में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, आउटर मोस्ट में तो नहीं जा रहे हैं। आउटर मोस्ट में नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं, आउटर से इनर वाली ऑर्बिटल में जा रहे हैं। आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है। आप देखो यहां पर 3D में 1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7। अब ये बात ही हमको यहाँ पर याद रखनी है कि जो डी सीरीज होती हैं उन डी सीरीज में इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ होती है। इन डी सीरीज, एनी डी सीरीज, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल ऑफ इनर ऑर्बिट, नॉट इन वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा। वैलेंस ऑर्बिट में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो कि 4s 5s 6s 7s कुछ भी हो सकता है, जो कि s होगी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी दैट शुड बी इन डी ऑर्बिटल ऑफ इनर ऑर्बिट। वो क्या होगी, इनर ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और वहीं पर वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, विद एडवांसमेंट ऑफ, विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इनर डी ऑर्बिटल। ठीक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या इन्फॉर्म करते हैं, ये इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पर एक्चुअली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, 2 रहेगा या 1 रहेगा। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। ठीक, बट जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री है दैट विल बी इन इनर डी ऑर्बिटल्स ऑफ इनर ऑर्बिट, यानी इनर ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। ये चीज, ये प्रोपोगेशन हमको याद रखना है। यही कॉन्फ़िगरेशन से हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक, यहाँ से आगे कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो इन मेटल्स के बारे में हमको सीखने हैं, याद करने हैं। नॉर्मली जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, आप इसमें आप देखो तो क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, फेरम, ये वो मेटल्स हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, आयरन हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल यूजेज हैं इसके, कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं, स्टील के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज़ होता है। और ऐसे ही कॉपर है, कॉपर का जो वर्किंग है, कॉपर का जो काम है वो है वायर्स के फॉर्म में होता है। और कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मली मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में मेन क्या होते हैं, जैसे ये दीज आर लस्ट्रस, इनमें कहीं कहीं पर किसी किसी में शाइन होती है, ब्राउन कलर का शाइनी मेटल होता है कॉपर। ठीक है, फेरम जो है ग्रे ब्राउन का कलर का होता है इस तरीके से। सेकेंडली दीज आर डक्टाइल, दीज आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि इनको अगर हैमरिंग की जाए, इनको अगर हथौड़े से मारा जाए, इनको या दबाया जाए, प्रेस किया जाए तो ये शीट फॉर्म में आ जाते हैं, चादर की तरीके से फैल जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। दीज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है इनको वायर्स की फॉर्म में हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर्स आते हैं, आयरन के भी वायर्स बनते हैं। तो कॉपर, आयरन, ये जो मेटल्स होते हैं इनमें नॉर्मल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, केवल जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी जो लास्ट डी ऑर्बिट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में कंप्लीट होती है। और यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट और कैटलिक प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, इनके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये वाले और इनके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स की फॉर्म में यूज करते हैं, सॉरी कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। कई एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आपने देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, उसमें Fe को यूज करते हैं, ठीक है। वॉकर प्रोसेस होता है एक, उसमें PDCl2 यूज करते हैं। तो कई प्रोसेसेस हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड में। H2SO4 की एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है जिसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का यूज करते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है, इन ये मेटल्स या इनके कंपाउंड्स जो हैं वो कैटालिटिक फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम बात करें एस ब्लॉक में सोडियम, पोटेशियम, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसमें फिक्स है, फर्स्ट ग्रुप केवल +1 शो करेगा, सेकंड ग्रुप +2 शो करेगा। लेकिन ये डी ब्लॉक, यहाँ पर ये वैलेंसीज जो हैं वो एक्सपेंशन करती हैं। एक्सपेंशन का मतलब है मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें हमको आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के प्रोपोगेशन में समझनी है। और वो तभी समझ में आएंगी जब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन को ढंग से दिमाग में भर लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, कुट लेंगे, पिट लेंगे, कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली काम यही आने हैं। बिना इसके चैप्टर समझ में नहीं आएगा, रिटन में गारंटी है। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं तो गारंटी ये भी है कि चैप्टर चुटकियों में टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर होगा, गारंटेड, ठीक है। इतनी बात क्लियर लगती है, इतनी बात समझ में आती है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं, ठीक है। ये अगर समझ में आता है, ये समझ में आ गया है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के प्रोपोगेशन पे आएगा और उसी से हमको इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंटेंट अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आ रहा हो, वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।